Hello students. So today's topic is about preparation of carboxylic acid. So let's get started. So carboxylic acid is prepared by certain methods. Okay. So we will see preparation methods. तो कौन कौन से प्रिपरेशन मेथड? तो पहली मेथड है फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड. फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड. ओके. दूसरी मेथड है फ्रॉम असाइल क्लोराइड. तीसरी मेथड जो है वो है फ्रॉम ईस्टर्स एंड फ्रॉम अल्किल बेंजीन्स, देन फ्रॉम अल्किन्स, and last method is from Grignard reagent. So we will see one by one these methods. Okay. So first method from nitrile. So as you know, this is the nitrile group. So that alkyl nitrile. This is alkyl group. This is nitrile. So it is alkyl nitrile. Okay. That alkyl nitrile और एरिल नाइट्राइल. तो अल्किल के बजाय एरिल ग्रुप भी ले सकते हैं यहाँ पे. ओके. तो एल्किल नाइट्राइल और एरिल नाइट्राइल ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स द अमाइड. इसका जब एसिड हाइड्रोलिसिस होता है तो मिलता है अमाइड मिलता है. ओके. ये ग्रुप है अमाइड का. ये NH और ये जो ग्रुप है ये अमाइड ग्रुप है. तो ये मिलता है. ओके. सो अमाइड मिलता है. अमाइड ऑन फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस गिव्स द करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड. तो ये जो अमाइड है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पे लिख सकते हैं. ओके. ये कॉम्प्लेक्स है. इसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स. और आगे वाला जो रिएक्शन होता है वो ऐसे होता है. ओके. तो ये है अमाइड. और ये जो अमाइड है इसका फर्दर मतलब ये जो नाइट्राइल है उससे पहले कॉम्प्लेक्स तैयार होता है. और ये जो कॉम्प्लेक्स है अमाइड का फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस अगर किया जाए तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड. फिर से एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा with the help of H2O. Okay. We will get carboxylic acid plus NH3. Okay. तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिला. तो इसमें दो दो स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है और ये सेकंड स्टेप है. दो स्टेप में एसिड हाइड्रोलिसिस दोनों ही स्टेप में हो रहा है. और वाटर जो है वाटर डालना पड़ेगा अल्किल नाइट्राइल में. और एसिड सर्टेन एसिड्स कैन बी यूज्ड टू एसिड हाइड्रोलिसिस. ओके. So we get first complex and that complex is converted into amide. That amide is further on acid hydrolysis it gives carboxylic acid and ammonia which is byproduct. Okay. So how that reaction carried out we will see. So here water means H and OH. Okay. So that OH and H
H is added here, hydrogen is added or form the bond with the nitrogen, and OH forms the bond with the carbon. Okay, OH forms the bond with carbon and hydrogen forms the bond with nitrogen, so we get this complex. So that complex further reacts, or further the reaction proceeds in a way that there is a breaking of this bond and hydrogen is added here. Hydrogen is added here, and that's why the breaking of this one bond and making of this another bond. एक बॉन्ड बनता है ऑक्सीजन से कार्बन का, और कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक होता है नाइट्रोजन से। तो इस तरह से नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, यहाँ पे 2 जुड़े हैं, यहाँ पे एक तो सेटिस्फाई हो रही है, ओके, और कार्बन की तो 4 है, 1 2 3 और 4, नाइट्रोजन की 1 2 और 3, तो वैलेंसी बराबर सेटिस्फाई हो रही है। तो ये हो गया अमाइड तैयार। तो ये जो अमाइड है इसका फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस करना पड़ेगा। तो एसिड हाइड्रोलिसिस, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड होगा, ओके, इसमें H डैश OH, ओके। तो यहाँ पे ये OH ग्रुप जो है वो यहाँ पे ऐड होगा, ओके, और ये जो हाइड्रोजन है ये इसको निकालेगा, ये ब्रेक करेगा वो बॉन्ड। हाइड्रोजन इससे बॉन्ड जब फॉर्म करेगा तो नाइट्रोजन कार्बन से बॉन्ड ब्रेक करेगा। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड ब्रेक होने की वजह जो है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ पे आता है, वो नाइट्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है, और इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो कार्बन से जो बॉन्ड बना है वो ब्रेक कर लेता है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बनेगा आर वैसे के वैसे, कार्बन और जो ऑक्सीजन है वो वैसे के वैसे, ओके, एंड ओ एच, ओ एच इस कार्बन को अटैच हो गया, ओके, ओ एच इस कार्बन को, ए ओ एच जो है वो इस कार्बन को अटैच हुआ। हाइड्रोजन इसको बॉन्ड फॉर्म किया हाइड्रोजन ने नाइट्रोजन से, इस वजह से उसने कार्बन से बॉन्ड ब्रेक कर लिया। तो इस तरह से ये जो है ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके। तो ये इस तरह से भी लिखा जाएगा और इस तरह से भी लिखा जाएगा। तो बचा जो है NH2 में एक हाइड्रोजन ऐड होने से NH3 एज अ बाई प्रोडक्ट तैयार होगा, ओके। तो इस तरह से ये सिंपल रिएक्शन थी कि अल्किल नाइट्राइड ऑन एसिड हाइड्रोलिसिस इट गिव्स अमाइड, and amide further acid hydrolysis it gives the carboxylic acid, okay. So that hydrolysis is carried out by using the dilute minerals like dilute sulfuric acid or dilute hydrochloric acid। तो यहाँ पे dilute H2SO4 या HCl यूज किया जाएगा एसिड हाइड्रोलिसिस के लिए, ओके। So in that way this reaction proceeds. One further example of that reaction is if we use two molecules instead of one of H2O and dilute HCl, then it gives carboxylic acid plus NH4Cl, okay, if we use dilute acid, okay। तो जो ऊपर वाली हमने रिएक्शन किया उसमें भी डाइल्यूट HCl ही यूज़ किया है। ये समराइज वैसे एक रिएक्शन दी है यहाँ पे, जो है 2 H2O तो ऐड हो रहे हैं ना, पहले स्टेप में H2O ऐड हुआ था, अभी मैंने बताया, और दूसरी स्टेप में भी H2O ऐड हुआ था, ओके। तो ये जो रिएक्शन दी है ये रिएक्शन दोनों स्टेप का एक समराइज वे से बनाई हुई रिएक्शन है, ओके। दोनों रिएक्शन या दोनों स्टेप जो है फर्स्ट में भी ऐड हुआ था
और सेकंड में भी, मतलब 2 बार ऐड हुआ था, इस वजह से ये 2 इनिशियल लगाया है 2H2O। ओके, तो यहाँ पे 2H2O मतलब HOH एंड HOH। तो यहाँ पे ये जो नाइट्रोजन है ये ब्रेक होके निकलेगा और ये जो OH एंड O, तो यहाँ पे ऐड होगा COOH, O एंड OH। ओके, और ये जो 2 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन कितने हुए, 3 हाइड्रोजन हो गए। ओके, एंड डाइल्यूट HCl जो है उसका 1 हाइड्रोजन, तो टोटल हो गए 4 हाइड्रोजन और Cl। ओके, तो NH4Cl बाई प्रोडक्ट उसका तैयार होगा। ओके, तो एक प्रकार का एक समराइज वे से अगर एक स्टेप में रिएक्शन करना चाहे तो एक ही बार में अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स यूज़ किए, हालांकि पहले और दूसरे रिएक्शन के बाय प्रोडक्ट्स अलग है, यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट है वो अलग है। तो ये जो रिएक्शन है इसमें क्या बोला है कि इसको इसमें प्रपोर्शन चेंज किया है। इसमें जो वाटर का प्रपोर्शन है वो 2 मॉलिक्यूल लिए है और पहले वाले रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल लिया था। यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिए है, डाइल्यूट HCl का यूज़ किया है और एक ही स्टेप में रिएक्शन करके बाय प्रोडक्ट भी डिफरेंट आएगा। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार होता है इससे। तो पहले जो रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में किए गए हैं और ये जो रिएक्शन है ये एक ही स्टेप में किया गया है और इसका जो प्रपोर्शन है वाटर का वो थोड़ा सा चेंज करके बोला है। ओके, तो इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज़ कर सकते हैं या HCl भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड रिएक्शन जो है वो है कि फ्रॉम एसाइल क्लोराइड और अनहाइड्राइड। फ्रॉम असाइल क्लोराइड एंड अनहाइड्राइड, तो एसाइल अन क्लोराइड जो है वो R डबल बॉन्ड OCl प्लस H2O इट गिव्स। ओके, और अनहाइड्राइड का लेंगे हम तो असाइल क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस सेम H2O मतलब हाइड्रोलिसिस। ओके, हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं दोनों रिएक्शन में with water, and acyl chloride on hydrolysis with water gives the carboxylic acids. So this method is useful for preparation of aliphatic as well as aromatic acids. So if you want to produce the carboxylic acid which is aliphatic in nature, so and aromatic in nature, we will use this method or we can use this method. Okay, so how that carboxylic acid is prepared we will see here. Simple HOH, this OH is added here, this chlorine is removed. Okay, and one H is remaining, that H is combined with chlorine, so HCl and C double bond O, that is carboxylic acid. Okay, this is carboxylic acid. In that way, from acyl chloride, this is acyl group, acyl chloride, we get the carboxylic acid. Anhydride, this is anhydride. Okay, so that in this reaction anhydride on hydrolysis with water, it also gives the carboxylic acid, but 2 molecules of carboxylic acid. Okay, so same reaction is there, HOH, breaking of that bond
one hydrogen is added here directly, so it gives R C double bond O, one hydrogen is added. Okay, and second molecule, that OH is added here, same. Okay, two molecules of carboxylic acid can be prepared, or we can get two molecules of carboxylic acid with the help of acid anhydride. Okay, so that anhydride on hydrolysis gives carboxylic acid. The next method is from esters. So in esters, acid hydrolysis of esters, then alkaline hydrolysis of esters. So there are two types of reaction happen or occur in the from the ester, so that carboxylic acid can be prepared or can be obtained from esters either by acid hydrolysis और बाय अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस. दो तरह के हाइड्रोलिसिस होते हैं ईस्टर में. एक तो एसिड हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया जा सकता है, या फिर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस से भी बनाया जा सकता है. अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स एंड अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. तो पहला हम रिएक्शन देखेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर. So in that, this is ester. When reacts with H2O in presence of dilute H2SO4, heat is required for this reaction. We get carboxylic acid and alcohol as a byproduct. Okay, this is carboxylic acid and this is alcoholic group, as we know. This is ester. Okay, so ester on hydrolysis with dilute minerals like dilute HCl or dilute H2SO4. So instead of dilute H2SO4, we can also use the dilute HCl in this reaction. We get the corresponding carboxylic acid. So what happen exactly in that reaction? Same HOH, that hydrogen is added, this bond is broken, that alkyl group is removed, and that hydrogen is added here. So we get the carboxylic acid, and further that OH is forms the bond with the alkyl group, that is alcohol. So we get the carboxylic acid as well as alcohol when we react the esters with the water, or on acid hydrolysis of esters we get both product. Second method is alkaline hydrolysis. Alkaline hydrolysis of esters. So for example, methyl propanoate, this is one of the ester. So this is one alkyl group, this is another alkyl group, as we seen earlier. Okay, same pattern or the same formula is there of ester, and when it reacts with, अभी अल्कलाइन बोला है तो अल्कली से ही रिएक्ट होगा. तो अल्कली कौन कौन से है? तो NaOH जो है वो अल्कली है, तो डाइल्यूट NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना पड़ेगा, डाइल्यूट वाला, हीट देनी पड़ेगी उसको. ओके, तो बनेगा सोडियम प्रोपेनोएट. ओके, तो ये जो है ये मिथिल ग्रुप है, मिथिल और इथिल में से मिथिल ग्रुप है, और मिथिल इथेनोएट, सॉरी प्रोपेनोएट, एक और ये दो कार्बन, तो तीन कार्बन होने की वजह से
3 कार्बन होने के वजह से प्रोपेन है, और ईस्टर में जो है OATE लगता है, तो मिथिल प्रोपेनोएट ये है, प्रोपेनोएट। तो मिथिल प्रोपेनोएट है। तो ये जो इससे बनता है पहले सोडियम प्रोपेनोएट, और सोडियम प्रोपेनोएट फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस तो बनता है प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज द कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हम देखेंगे वन बाय वन क्या होता है इसमें। और ये जो है इसका नाम है सोडियम प्रोपेनोएट। ओके, क्योंकि यहाँ पे सोडियम है इस वजह से, और ये पूरा प्रोपेनोएट है। 1 और 2, 3 कार्बन होने के वजह से ये देखो ये पूरा प्रोपेनोएट है, ये मिथिल ग्रुप, मिथिल प्रोपेनोएट। वैसे ही यहाँ पे ये पूरा जो है वो प्रोपेनोएट है, और ये सोडियम, इस वजह से नाम आया सोडियम प्रोपेनोएट। ओके, उसके बाद ये जो सोडियम प्रोपेनोएट है, इसका फर्दर एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेटेड HCl यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ओके, तो इसका अगर हम एसिडिफिकेशन करें तो ये जो सोडियम है ये निकलेगा। ओके, ये सोडियम निकलेगा, और ये जो H+ आयंस यूज़ किए हैं ये यहाँ पे अटैच होगा, मतलब C2H5 ये OH। ओके, प्लस NaOH। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है वो देखेंगे हम, कि यहाँ पे Na और OH का बॉन्ड ब्रेक होता है, और ये जो CH3 है इससे इसके साथ ये OH अटैच होता है या बॉन्ड फॉर्म करता है, और यहाँ पे सोडियम अटैच होता है, या रिप्लेस सोडियम इज मिथिल ग्रुप इज रिप्लेस बाय सोडियम, मिथिल ग्रुप इज रिप्लेस बाय सोडियम, एंड form the product sodium propanoate, and that sodium propanoate further acidification of that sodium propanoate we get the carboxylic acid। okay, this is carboxylic acid, but कौन सा carboxylic acid है ये? प्रोपेनोइक, 3 कार्बन है इस वजह से NOIC, पता है आपको OIC लगता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो प्रोपेनोइक एसिड तैयार होता है। यहाँ पे ये जो सोडियम है, ये सोडियम HCl KOH भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, KOH भी हम यूज़ कर सकते हैं, सोडियम के बजाय KOH भी हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। यहाँ पे जो NaOH ऑक्सीजन एक्स्ट्रा वाला समझा नहीं कहाँ से आया। ओके, तो ये बाय प्रोडक्ट हमारे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाय प्रोडक्ट मैंने पहले ही बोला कि बाय प्रोडक्ट्स इतने इम्पोर्टेंट नहीं रहते। ओके, तो पर आना चाहिए कि अगर सबस्ट्रेट में जो मॉलिक्यूल्स है या एटम है, और प्रोडक्ट में रिएक्टेंट है वो इक्वल होते हैं, या इक्वल आने चाहिए वो, अगर वो अनइक्वल रहते हैं तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सेटिस्फाई नहीं होता, इस वजह से वो आना चाहिए। यहाँ पे Na है और हाइड्रोजन है, पर जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से आया? वो ऑक्सीजन जो है
वो समझता नहीं कहाँ से आया है। तो ये जो रिएक्शन है इसको वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स आर नोन एज सोप। तो इसको सोप्स बोलते हैं। ओके, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। तो ये सोडियम प्रोपेनोएट जो है एक तरह का सोप के तरह काम करेगा, सोप होता है। ओके, मतलब जो साबुन होता है वो हम प्रिपेयर कर सकते हैं इस रिएक्शन से, स्टरिफिकेशन। ओके, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स। तो ईस्टर्स का अगर हाइड्रोलिसिस किया जाए तो हमको साबुन मिल सकता है, या साबुन जो तैयार करते हैं वो वैसे ही तैयार करते हैं। तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स कॉल्ड एज सपोनिफिकेशन। ओके, तो इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं? क्योंकि इस रिएक्शन से सोप या साबुन तैयार कर सकते हैं। ईस्टर का हाइड्रोलिसिस करके जो सोप्स होते हैं डिफरेंट टाइप के वो तैयार कर सकते हैं। इस वजह से इस रिएक्शन को सपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम देखेंगे अभी कि वो है फ्रॉम अल्किल बेंजीन। फ्रॉम अल्किल बेंजीन we get carboxylic acid. This is the aromatic carboxylic acid we can prepared by oxidation of alkyl benzene with dilute HNO3, that is the nitric acid, or we can use alkaline or acidic potassium permanganate or chromic acid. So that entire alkyl chain regardless of its length is oxidized. पूरे एंटायर कार्बो जो चेन है अल्किल चेन का उसका कार्बो ऑक्सीडेशन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है, और कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो अटैच होता है। टर्शरी अल्किल सब्सटीट्यूएंट ऑन बेंजीन नॉट ऑक्सीडाइज। तो टर्शरी अल्किल ग्रुप का ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो देखेंगे हम टॉल्यून। टॉल्यून का फॉर्मूला है CH3 ग्रुप, बेंजीन रिंग को अटैच होता है, वो होता है टॉल्यून। ये कार मिथिल ग्रुप अटैच हुआ यहाँ पे। तो मैंने बोला कि नाइट्रिक एसिड या KMnO4 यूज किया जाएगा। ओके, KMnO4 डॉट KOH हीट दिया जाएगा तो पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा पहले। ओके, इसको बोलेंगे पोटेशियम बेंजोएट। फिर H3O मतलब हाइड्रोनियम आयन से मिलेगा बेंजोइक एसिड। है ना? तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। ओके, इसमें क्या बोला मैंने कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन, that is aromatic carboxylic acid. Benzoic acid is nothing but the aromatic carboxylic acid because the benzene ring attaches to the carboxyl group, that is aromatic carboxylic acid. So here there is a oxidation of alkyl benzene with dilute HNO3 or alkaline acidic KMnO4. तो अल्कलाइन एसिडिक KMnO4 या डाइल्यूट HNO3 से इसका क्या किया जाता है? ऑक्सीडेशन किया जाता है। ओके, तो इसमें से जो ये पूरे के पूरे जो हाइड्रोजन है वो निकल जाते हैं, और यहाँ पे दो ऑक्सीजन एंड पोटेशियम अटैच होते हैं, तो बन गया कुक। कुक नहीं हो एक्चुअल में, तो वो है कि सोडियम बेंज सॉरी वो है पोटेशियम बेंजोएट। पोटेशियम बेंजोएट नाम है उसका। ओके, ये ग्रुप जो है इतना
ये बेंजोएट ग्रुप है और ये पोटेशियम। तो पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा और पोटेशियम बेंजोएट का फर्दर हम अगर एसिड हाइड्रोलिसिस करें तो मिलता है बेंजोइक एसिड। ओके, तो इस तरह से ये मिलता है हमको। टर्शरी जो अल्किल सब्स्टिट्यूएंट है, अगर यहाँ पे ये प्राइमरी था, सब्स्टिट्यूएंट मतलब अटैच हुआ है बेंजीन को, तो इसमें अगर टर्शरी अल्किल सब्स्टिट्यूएंट रहता तो ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं होती। तो प्राइमरी या सेकेंडरी के लिए ये रिएक्शन पॉसिबल है। प्राइमरी या सेकेंडरी जो सब्स्टिट्यूएंट है अल्किल ग्रुप, ये अल्किल ग्रुप जो है, ये अगर प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप रहा तो पॉसिबल है रिएक्शन। टर्शरी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। टर्शरी के लिए ये पॉसिबल नहीं है। तो हम देखेंगे सेकेंडरी वाला पार्ट देखेंगे हम। क्यूमीन लेके देखेंगे, मतलब सेकेंडरी अगर अल्किल ग्रुप रहा तो कैसे रिएक्शन होती है वो देखेंगे। ओके, तो ये एक, दो और तीन, तो ये सेकेंडरी है। ओके, सेकेंडरी अल्किल ग्रुप है ये, इसका नाम है क्यूमीन। ओके, सेम KMnO4 अल्कलाइन KMnO4 यूज किया जाता है तो मिलेगा सेम, सभी ग्रुप निकल जाएंगे और कुक मिलेगा, दैट इज पोटेशियम बेंजोएट मिलेगा। एंड ये जो पोटेशियम बेंजोएट है सेम रिएक्शन होगी H3O, तो सेम ही मिलेगा, बेंजोइक एसिड ही मिलने वाला है। तो प्राइमरी या सेकेंडरी अल्किल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट होता है तो रिएक्शन जो है उसका प्रोडक्ट सेम ही होगा और रिएक्शन एक सेकंड स्टेप तो सेम ही है, लगभग लगभग मतलब पूरी की पूरी सेम ही है सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप में थोड़ा सा जो रिमूवल का पार्ट है वो थोड़ा डिफरेंट है, पर टर्शरी में नहीं होता। अभी ये जो है क्यों नहीं होता टर्शरी में? ओके, टर्शरी में टर्शरी अल्किल ग्रुप अगर सब्स्टिट्यूएंट रहा तो रिएक्शन क्यों नहीं होती, ये हमारा क्वेश्चन है। तो उसका आंसर ये है कि जो एनर्जी है बॉन्ड ब्रेक करने के लिए प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए कम लगती है। ओके, पर टर्शरी के लिए एनर्जी ज़्यादा लगती है और दूसरी बात की कॉम्पेटिबिलिटी भी होती है उसकी। तो अगर हम ये रिएजेंट्स यूज़ कर रहे हैं या सबस्ट्रेट यूज़ कर रहे हैं, उसकी अगर उसकी उतनी कैपेसिटी नहीं हुई रिमूव करने की, या इससे अगर दूसरा सबस्ट्रेट अगर यूज़ करते हैं हम उसकी कैपेसिटी हो, फिर भी कॉम्पेटिबिलिटी का एक इशू होता है। रिएक्शन या मॉलिक्यूल्स में कॉम्पेटिबिलिटी होनी चाहिए, अगर होती है तो ही रिएक्शन पॉसिबल होती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर हम प्लास्टिक को वाटर में घोलने की कोशिश करें, डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, तो वो डिज़ोल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा डिज़ोल्व? क्योंकि उसकी कॉम्पेटिबिलिटी ही नहीं ना वाटर से, वाटर में वो रिएक्ट ही नहीं होगा। तो रिएक्टिविटी जो है कॉम्पेटेबिलिटी पे डिपेंड होती है। ओके, तो इस तरह से ये उसका रीज़न है। नेक्स्ट रिएक्शन जो है फ्रॉम अल्किन, तो अगर हम समझो लिया हमने फेनिल इथिन, ये है फेनिल इथिन। ओके, तो इसका भी हमने KMnO4 डॉट KOH, सॉरी डाइल्यूट KMnO4
और डाइल्यूट H2SO4 लिया हमने, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो मिलेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्किन्स बाय KMnO4 इन डाइल्यूट H2SO4। तो KMnO4 डाइल्यूट H2SO4 में ये रिएक्शन करनी पड़ेगी, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा इथीन का या अल्किन का ऑक्सीडेशन होके मिलेगा बेंजीन, बेंजोइक एसिड। ओके, तो यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हो गए और ये जो दो ऑक्सीजन है ये ऐड होंगे यहाँ पे। ओके, तो ये CH3 निकल जाएगा बाहर, मिथिल ग्रुप निकल जाएगा बाहर। ओके, तो इस तरह से ये जो है बेंजोइक एसिड तैयार होगा डाइल्यूट H2SO4 में KMnO4। ओके, KMnO4 और फेनिल इथिन की रिएक्शन होती है उससे। साइक्लोहेक्सेन अगर हम देखें, ये है साइक्लोहेक्सेन। अभी इसका स्ट्रक्चर ऐसे निकाला है। ओके, तो इसको इलेबोरेट करके बनाते हैं हम। तो इस तरह से ये है, और डिपेंडिंग ऑन द बॉन्ड हाइड्रोजन जोड़ने हैं, एक दो, तो यहाँ पे दो हाइड्रोजन जुड़ेंगे, एक दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे भी दो, यहाँ पे एक एक हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक दो और तीन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन और यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो ये जो है ये साइक्लोहेक्सिन है। ओके, स्ट्रक्चर इलेबोरेट करने के बाद ही समझता है ये साइक्लोहेक्सेन नहीं है, साइक्लोहेक्सिन है। ओके, साइक्लोहेक्सिन है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है। ओके, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और अल्किन में क्या होता है, डबल बॉन्ड होता है। और दूसरी बात कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है और 6 कार्बन है। साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इस वजह से प्रेफिक्स लगाया गया है साइक्लो। दूसरी बात, ये 6 कार्बन होने के वजह से ये लगाया गया है हेक्स। और तीसरी बात जो है वो है कि डबल बॉन्ड है, इस वजह से ईएनई लगाना पड़ेगा। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर का मैंने इलेबोरेशन आपको किया कि प्रेफिक्स, उसके बाद कितने कार्बन है, और उसके बाद जो डबल बॉन्ड है उस वजह से सफिक्स क्या लगाना है, तो इस वजह से इसका नाम आया साइक्लोहेक्सेन। कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे सिंपल है, सिर्फ स्ट्रक्चर को इलेबोरेट करके लिखा जाए तो अच्छे तरीके से समझेगा। सेम रिएजेंट ऊपर के जो है वही यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे जो है ये डबल बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, और दो जो दो दो ऑक्सीजन ऐड होंगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐड होंगे, यहाँ पे दो ऑक्सीजन ऐड होंगे। ओके, तो ये स्ट्रक्चर डायरेक्टली अगर निकाला जाए तो इस तरह से निकलेगा, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हुए हैं COOH। ओके, पर इसको भी इलेबोरेट करते हैं हम। इस तरह से ये होगा, यहाँ का जो बॉन्ड था वो ब्रेक हुआ है, डबल बॉन्ड ब्रेक हुआ है, और ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो दो ऑक्सीजन ऐड हुए हैं। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर बना है इसका नाम है एडिपिक एसिड। तो आपको असाइनमेंट कि एडिपिक एसिड का यूज़ क्या है ये आपने ढूंढना है। ओके, कमेंट करना है मुझे, एडिपिक एसिड ढूंढना है आपने, उसका यूज़ क्या है। ओके, तो इस तरह से अल्कीन से
दो तरह के देखे हमने। पहले तो ये पेनिलिथिन वाला पार्ट और साइक्लोहेक्सिन देखा हमने। तो दोनों से हम तैयार कर सकते हैं। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, एडिपिक एसिड जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है। तो इसका यूज़ आपने ढूंढना है। और लास्ट रिएक्शन जो है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन कैसे होती है वो हम देखेंगे फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो RMgX आपको पता है ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। वो रिएक्ट होता है ड्राई आइस से, ओके, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ओके। इट गिव्स complex, this is complex, and that complex further use dilute HCl and water. It gives carboxylic acid and MgX and OH, okay। तो ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अल्किल मैग्नीशियम हलाइड। नाम क्या है इसका? अल्किल, ये मैग्नीशियम, एक्स मतलब हलाइड। ये ड्राई आइस है, ये कॉम्प्लेक्स मिला और ये मिला कार्बोक्सिलिक एसिड। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ड्राई ईथर सॉल्वेंट। ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट है यहाँ पे, ओके। उस सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व करना पड़ेगा दोनों के दोनों अल्किल मैग्नीशियम हलाइड एंड मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड ड्राई आइस जो है वो करना पड़ेगा डिसॉल्व उसमें सॉल्वेंट में, ड्राई ईथर में। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। तो कार्बन डाइऑक्साइड दो तरह के होते हैं, एक गैस वाला और एक सॉलिड वाला। तो जो सॉलिड वाला होता है उसको बोलते हैं ड्राई आइस। ध्यान में रखना, बेसिक कंसेप्ट है, या ये बहुत बार पूछा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उनमें पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं ड्राई आइस, और गैस फॉर्म में तो आपको पता ही है कि क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो एसिड हाइड्रोलिसिस होता है सेकंड स्टेप में। ये है एसिड हाइड्रोलिसिस वाला स्टेप। तो मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखते हैं कि रिएक्शन कैसे होती है। ये तो हमने सब जो है मतलब को किसको क्या क्या बोलते हैं, कैसे होता है, कैसे डिसॉल्व करते हैं वो हमने देखा, पर एक्चुअल रिएक्शन कैसे होती है वो हम अभी देखेंगे। तो ये जो कार्बन ये जो ड्राई आइस है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है यहाँ पे, ओके। तो आर वैसे के वैसे, कार्बन और दो ऑक्सीजन ऐड हो गए, Mg, और बाद में H, ये ऐसे ऐड हो गया डायरेक्टली, एडिशन हुआ यहाँ पे। एडिशन होने से बनता है कॉम्प्लेक्स, और ये जो कॉम्प्लेक्स है इसमें ये जो MgX वाला पार्ट है वो निकल जाएगा, और ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ये बन गया। और ये जो OH है बचा हुआ वो इसको कंबाइन हो जाएगा। मतलब ये जो एक्चुअली मैकेनिज्म कैसे रहता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश कैसे करेगा कि ये Mg या मैग्नीशियम जो है उससे बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। कैसे मैकेनिज्म होता है कि ये जो हाइड्रोक्सिल आयन है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो मैग्नीशियम से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करेगा। वो जब मैग्नीशियम से बॉन्ड फॉर्म करने की कोशिश करता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्सीजन से बॉन्ड ब्रेक कर लेता है, ओके। ब्रेक करने के बाद ये तो साइट ओपन ही हो गई COO, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक हो चुका है ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के बीच में।
तो बॉन्ड ब्रेक होने के वजह से ये साइट तो ओपन ही हो गई है। तो ये जो ओपन साइट है वहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है वो ऐड हो जाएगा, ऐड या बॉन्ड फॉर्म करेगा। वो भी क्यों करेगा, उसका भी एक रीज़न होता है कि क्योंकि जब ये बॉन्ड ब्रेक करता है दोनों एक दूसरे का दोनों एक दूसरे मतलब जो शेयर किए हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो विड्रॉ कर लेते हैं। तो ऑक्सीजन के पास उसके इलेक्ट्रॉन आ जाने से उसके ऊपर निगेटिव चार्ज बढ़ेगा या निगेटिव चार्ज आएगा। ऐसे बॉन्ड ब्रेक होता है। तो बॉन्ड ब्रेक होने से क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा क्योंकि वो खुद के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, ये उसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो ये जो Mgx मतलब हैलाइड है या हैलोजन एटम अटैच होगा उसमें, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, तो ये भी इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए या देने के लिए उत्सुक है। तो ये OH से बॉन्ड क्यों फॉर्म करेगा, क्योंकि ये उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए उत्सुक है। ओके, तो ये दे देगा। उसको ब्रेन थोड़ी ना है मैग्नीशियम को, पर वो एफिनिटी होती है उसके चार्जेस की और इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं वो एक दूसरे से और बॉन्ड फॉर्म करते हैं। और यहाँ पे भी ये जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने के बाद इसके पास ऊपर निगेटिव चार्ज आएगा और ये जो HOH है इसका बॉन्ड ब्रेक होके H एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज, OH एक्वायर्स निगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव जो है वो निगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, और ये जो OH है ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये जो है ये बाय प्रोडक्ट है। ओके, कॉम्प्लेक्स टाइप प्रोडक्ट है उसका नाम नहीं है, कॉम्प्लेक्स टाइप उसका वो जो है वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह से ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उससे हम रिएक्शन बोल सकते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो रिएक्शन है वो ड्राई आइस से होता है और सॉल्वेंट ड्राई ईथर यूज़ करने के बाद कॉम्प्लेक्स मिलता है। कॉम्प्लेक्स का अगर फर्दर एसिड हाइड्रोलिसिस किया जाए तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमको मिलता है। तो इस तरह से ये जो प्रिपरेशन मेथड है वो हमने आज कंप्लीट किया कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है कार्बोक्सिलिक एसिड की या बाकी के जो बाकी होगा वो हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्डेहाइड एंड कीटोन के हम देखेंगे आगे के लेक्चर में। ओके, वी विल सी।